गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेला में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष में समाज शिक्षा का निर्माण सृजन विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर हम इकाई नंबर 2 या यूनिट 2 के अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग व संस्थाओं का समावेश शिक्षा में या अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा में उनके विकास में क्या योगदान रहा है, किस प्रकार के उन्होंने सुझाव दिए हैं, किस प्रकार के उन्होंने प्रावधान किए हैं अपने एक्ट के अंदर, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर हमने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग के 1964-66 के बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद हमने जो मानव इसके अंदर जो बाल अधिकारों के अंदर बात की थी। इसके बाद में हमने यूनेस्को के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है जिन्होंने अपंग व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति जो सुझाव दिए थे कि अपंग व्यक्तियों में किस प्रकार के अधिकार हैं और किस प्रकार उनको हम समाज शिक्षा के रूप में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, उनके विकास में सहयोग दे सकते हैं, इसका अध्ययन हम कर रहे थे। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर 10 सुझावों को देखा था, जिसके अंदर हमने दोबारा देखे तो एक संक्षिप्त जो परिचय है तो उसके अंदर आता है कि शिक्षा के लिए परिवार का समर्थन। 3 प्रकार के जो अक्षम बालक हैं उनको शिक्षा देने के लिए उनके जो परिवार के लोग हैं वो उनका समर्थन करें, उनकी सहायता करें, उनका सहयोग करें, उनका मनोबल बढ़ाएं ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें और समावेश शिक्षा के रूप में अपने पास वाले विद्यालय के अंदर सामान्य बालकों के साथ रह करके शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसी प्रकार से समाज शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई थी कि समाज शिक्षा के अंदर हमें बालकों को अपने विद्यालय के अंदर बालकों के साथ रह करके शिक्षा ग्रहण करें। उसके लिए समाज भी सहयोग करे, परिवार भी सहयोग करे और विद्यालय भी इसका सहयोग करे। समाज शिक्षा के लिए जो भौतिक सुविधाएं हैं वो विद्यालयों को देनी होगी, इसलिए समावेशी विद्यालयों का सृजन सबसे बड़ा कार्य है कि जो विद्यालय हैं पास के उनको इस प्रकार से भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं ताकि वो समावेशी शिक्षा या समस्त विद्यालय के रूप में प्रारंभित हो सके, परिपूर्ण हो सके और जो अक्षम बालक हैं वो वहाँ रह करके शिक्षा ग्रहण कर सकें, उनको उस प्रकार की सुख सुविधाएं मिल सके जिनकी उनको आवश्यकता है। इस प्रकार से भेदभाव का अभाव जो नंबर 4 था हमने देखा कि भेदभाव का अभाव होना चाहिए, जिसमें यूनेस्को ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि किसी भी जाति किसी भी बालक को जाति लिंग वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, उनको भी सामान्य बालकों की तरह ही शिक्षा प्रदान की जाए। इसके साथ हमने 6वां पॉइंट देखा था वो था परिवार स्तर पर जागरूकता। जिस प्रकार से हमने पहले कहा था परिवार समर्थन करे, तो परिवार समर्थन तभी करेगा जब वो उसका परिवार जागरूक होगा। उन परिवार को जागरूक करने के लिए संस्थाओं को आगे आना चाहिए, समाज सेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए, समाज के जो व्यक्ति हैं उनको आगे आना चाहिए, अध्यापक को भी, जो शिक्षक हैं उनको भी इस कार्य में सहयोग करना चाहिए कि वो परिवार को जागरूक करें और परिवार के जागरूक होने से ही जो बालक बालिका हैं उनको वो संरक्षण प्रदान करें और शिक्षा के लिए प्रेरित करें और शिक्षा दिलाएं। इस प्रकार से परिवार स्तर पर उनको जागरूकता होनी जरूरी है। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की और जो विद्यालय के अध्यापक हैं और समाज के जो लोग हैं उनका सहयोग अपेक्षित है। साथ है अधिकारों का पोषण। अधिकारों का पोषण का अर्थ यही है कि जो अधिकार उनको मिले हुए हैं, जो निःशक्त व्यक्ति हैं, अक्षम व्यक्ति हैं, उनको जो अधिकार मिले हुए हैं उनको प्रफुल्लित किया जाए, उनको प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो इसके लिए जो अक्षम व्यक्ति हैं, बालक हैं, उनको शिक्षा दी जाए प्राथमिक स्तर की, उच्च प्राथमिक स्तर की, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और अपने अधिकारों को स्वयं प्राप्त करने में अपना खुद का सहयोग कर सके। क्योंकि यदि उनको अपने अधिकारों का, अपनी सरकारी योजनाओं का ध्यान होगा कि हम इस प्रकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, इस प्रकार के हमारे अधिकार हैं, तो वो खुद अपने अधिकारों को लेने के लिए प्रेरित होंगे और वो खुद अपनी मदद करेंगे। इसलिए अधिकारों के पोषण के लिए बच्चों को शिक्षित करना जरूरी है और इसमें भी समावेश शिक्षा के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए।
नंबर 8 है पूर्वाग्रहों का उन्मूलन। तो इसमें था कि जो पूर्व की जो धारणाएं बनी होती है कि जो अक्षम व्यक्ति है, निःशक्त व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं समाज में अपना अस्तित्व नहीं बना सकता, समाज में अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, वो अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर है। तो इस प्रकार की जो धारणाएं हैं, जो पूर्व है, उनको हटा देना चाहिए। आज हम समावेशी शिक्षा के रूप में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा में यही कहते हैं कि कोई भी बालक है, अक्षम बालक है, वो भी सामान्य बालक के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकता है और उनको उस शिक्षा प्राप्ति के लिए उसी विद्यालय के अंदर भौतिक और मानवीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। तो इसलिए जो पूर्वाग्रह के जो उन्मूलन है उनको हटाना चाहिए। समाज में जागरूकता होनी चाहिए। 9 नंबर पॉइंट अपने देखा था, समाज में जागरूकता। प्राय समाज में योग्य बालकों की अपेक्षा से देखा जाता है, लेकिन समाज के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए समाज में होने वाले प्रत्येक समुदाय कार्यक्रमों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। उनको उसके अंदर भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए और अच्छे कार्य के लिए उनको पुनर्वधन भी देना चाहिए, इस प्रकार से, ताकि वो आत्मविश्वास से क्या है कार्य कर सके। तो जितनी भी सहायता हो उनकी करनी चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए अक्षम व्यक्तियों के प्रति। नंबर 10 है पाठ्यक्रम का निर्माण। तो यूनेस्को ने ये कहा था कि योग्य और अक्षम व्यक्तियों के लिए पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। विभिन्न प्रकार की जो अक्षमताएं हैं उसके लिए उस पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए, जिससे कि उसकी आवश्यकताएं पूरी हो सके। इस प्रकार से कोई कम दिखाई वाला व्यक्ति है तो उसके लिए इस प्रकार की पुस्तकें हो जिसके अंदर अक्षर बड़े हों, वो अपनी आसानी से उसको पढ़ सके। अक्षर के जो आकार है वो मोटा हो और बड़ा हो, इस प्रकार से होना चाहिए। 10 नंबर तक अपने जो पॉइंट 10 थे वो अपने सुझाव के रूप में कर लिए थे। अब है 11 नंबर अपने यदि कहें तो नेक्स्ट उसको आगे करते हुए हम 11 नंबर जो बिंदु है उसको अपने लिखते हैं, मीडिया की भूमिका। यदि हम इसको कंटिन्यू करें दूसरे भाग को, तो इसमें अपने 11 नंबर लिखेंगे मीडिया की भूमिका। मीडिया की भूमिका। आज के युग में मीडिया को बहुत बड़ा पार्ट माना जाता है। मीडिया जो जनसंचार के साधन है, संचार के साधन है, इनको बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज इन जनसंचार के माध्यम से कहीं भी कोई घटना घटती है तो चंद मिनटों के अंदर हम कहीं भी देख सकते हैं, वो पहुंच जाती है। तो मीडिया की भूमिका का अर्थ यही है कि मीडिया इस प्रकार के बालकों के अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक भी करे, उनकी सहायता के लिए उनको प्रेरित करे और इसके साथ ही जो भी समस्त योजनाएं हैं इन अक्षम व्यक्तियों के प्रति या अक्षम व्यक्तियों के लिए जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको प्रसारित करे, अपने मीडिया अपने माध्यम से जन जन तक पहुंचाए, जन सामान्य तक पहुंचाए, जिससे कि वो उसके प्रति जागरूक हो सके। क्योंकि मीडिया में जो एक मीडिया, चाहे वो रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, किसी प्रकार का जो मीडिया है वो अपने समाचार के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, वो जो प्लेटफॉर्म है उनमें एक बार में ही सभी जो देशों के अंदर, विश्व के अंदर सूचना पहुंच जाती है। तो जनसंचार में जो मीडिया सबसे बड़ा साधन है, जो कि एकदम से जो सूचना है वो कई लोगों तक पहुंच जाती है। तो इनके लिए यही है कि मीडिया की जो भूमिका वो सकारात्मक होनी चाहिए। वो ये अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति जागरूक करे, उनके लिए समाज के लोगों को सहानुभूति रखने के लिए प्रेरित भी करे। इस प्रकार के बालकों को हमें पढ़ाना है, इस प्रकार के बालकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। इस प्रकार की जो सहानुभूतिपूर्ण भावना है वो मीडिया समाज के अंदर उनको प्रेरित कर सकता है और उसके लिए कार्य भी कर सकता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मीडिया जो ऐसे बालक जो अक्षम व्यक्ति हैं सफल होते हैं, सफल हो जाते हैं, कुछ कार्य के अंदर सफलता प्राप्त कर लें, तो उनको भी प्रसारित करना चाहिए, जिसको देख करके जो अक्षम व्यक्ति है उनका हौसला बढ़े, वो भी समाज में अपना सहयोग दे, देश के निर्माण में अपना सहयोग दे। क्योंकि किसी अक्षम व्यक्ति को देख करके यदि कोई उसका विकलांग व्यक्ति, अक्षम व्यक्ति देखेगा तो उसको भी लगेगा यदि ये कार्य मैं वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ।
इस प्रकार से दूसरों या अक्षम व्यक्तियों का हौसला बढ़ाने के लिए, समाज को प्रेरित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए इस प्रकार की कहानियाँ या इस प्रकार के जो किस्से हैं जिसमें अक्षम व्यक्ति कोई असाधारण कार्य में सफल हुआ है, वो अपने जीवन में सफल हुआ है, तो इस प्रकार की जो विषय वस्तु उसको अपने प्रसारित करें ताकि समाज का मनोबल बढ़े, उस अक्षम व्यक्ति का मनोबल बढ़े और वो अपने कार्य के प्रति प्रेरित हो। इसलिए उन संस्थाओं को का भी व्यापक प्रसार करना चाहिए जो कि इस कार्य के लिए, इस अक्षम व्यक्तियों के कार्य के लिए, हित के लिए कार्य करती है। उसके कार्य को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे कि लोगों की अन्य संस्थाएं भी प्रेरित हों और समाज के लोग भी प्रेरित हों। तो इस प्रकार की संस्थाओं के को प्रसारित करते हुए क्या है, उनको पुनर्बल भी मिलेगा और कार्य करने के लिए प्रेरित भी होंगी। इस प्रकार से मीडिया की भूमिका अक्षम व्यक्ति के अधिकारों को दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, उनको जागरूक करने में, उनके अधिकारों को जनसामान्य तक पहुंचाने में, अक्षम व्यक्तियों की सफलता को जनसामान्य तक पहुंचाने में, या जो अक्षम व्यक्तियों के प्रति जो संगठन बने हुए हैं उनकी जो कार्य प्रणाली है उनको जनसामान्य तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका है वो मीडिया निभा सकती है। तो मीडिया को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय प्रावधान। वित्तीय प्रावधान तो वित्तीय प्रावधान का अर्थ है कि इस प्रकार से अक्षम व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए, उनकी भौतिक सुविधाओं के लिए वित्तीय प्रावधान भी होने चाहिए। इसके लिए जो भी धनराशि विद्यालय को चाहिए उसको उपलब्ध करवाई जाए, उनके लिए अनुदान दिया जाए सरकार के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा सहयोग दिया जाए। तो इस प्रकार से इस धनराशि का प्रयोग विद्यालयों में समावेशी सेवाओं को सर्जन के लिए, योग्य बालकों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। तो ये वित्तीय प्रावधान समावेशी संस्थाएं कर सकती हैं, सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी जो, क्योंकि यदि हम विद्यालय को समावेशी विद्यालय के रूप में निर्माण करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाने पड़ेंगे, विशेष प्रशिक्षित टीचर का भी उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। तो इन भौतिक संसाधनों के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी, उस विद्यालय को धन की आवश्यकता होगी। तो उस धन को किस प्रकार से हमें उपलब्ध करवाना है, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा हो सकता है, समाज के द्वारा भी धन उपलब्ध करवाया जा सकता है, और राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा भी इसका अनुदान की समीक्षा की जा सकती है या अनुदान प्राप्त करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो भी अनुदान मिला है वो बालकों के विकास के लिए, उसके संरक्षण के लिए उपयोग में होना चाहिए। और ये जो बजट, एक बजट के रूप में जो अपने कहते हैं, बजट में भी इस प्रकार से अक्षम बालकों के लिए क्या है, धन का प्रावधान होना चाहिए। नंबर 3 है शोषण पर रोक। शोषण पर रोक। तो प्राय देखा जाता है कि किसी भी अक्षमता के कारण, किसी विकलांगता के कारण समाज के लोग उस अक्षम व्यक्ति का शोषण करते हैं, उसकी जो एबिलिटी है उसको भी छिपाते हैं, और इस प्रकार से उसकी कहीं जो कमी है उसको बार बार याद करवाते हुए उसका शोषण करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनेस्को के अनुसार शोषण के प्रत्येक स्तर पर रोक लगनी चाहिए। जैसे एक बालक परिवार में समान अधिकार प्राप्त नहीं होने पर क्योंकि वह विकलांग है, तो ये चीज़ देखी गई है कि यदि परिवार के अंदर भी कोई व्यक्ति विकलांग है, बालक है, तो उसको निकाल दिया जाता है, उसको वो एक सामान्य बालक की तरह तवज्जो नहीं दी जाती। तो वो भेदभाव है, जो शोषण का जो शुरुआत है परिवार से ही हो जाती है, फिर आगे समाज में, फिर आगे अपने यदि देश के अंदर या राज्य के अंदर बात करें तो सुख सुविधाओं को लेने में वो शोषण का शिकार हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार में जागरूकता होनी चाहिए कि प्रत्येक उस अक्षम व्यक्ति को भी अपने जो प्रत्येक सदस्य है परिवार का उसी तरह से जीवन यापन करने का अधिकार है, तो उस बालक बालिका का शोषण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से नियम, कानून और अधिनियमों का सहारा लिया जा सकता है। इसके लिए जो नियम बने हैं या कानून बने हैं उनका भी सहारा लिया जा सकता है। कोई ऐसा
प्रकरण मिलता है जिसमें व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो उसमें नियम कानून है उसका सहारा ले सकते हैं। नंबर 14 है मानवाधिकारों की शिक्षा। मानवाधिकारों की शिक्षा। तो मानवाधिकार है, मानवाधिकार जो मानव होने के नाते मानव को मिलते हैं, समान रूप से जीवन निर्वाह करने का अधिकार, उसको कहीं भी वो निवास कर सकता है। इस प्रकार से जो मानवाधिकार की शिक्षा है वो योग्य बालकों को दी जाए और जिससे कि वो भविष्य में अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकें, सजग होने के साथ ही अपना शोषण से बच सकें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। और इस प्रकार की जो शिक्षा है वो प्राथमिक स्तर पर की जाए जिससे कि वो अपने अधिकारों के संबंधी आगे चल कर के परिपक्व हो सके या उसको अपने अच्छी तरह से वो जान सके, मैच्योर हो सके अपने अधिकारों के प्रति। नेक्स्ट पॉइंट है बाल अधिकारों की शिक्षा। बाल अधिकारों की शिक्षा। बालक को बाल अधिकारों दिए गए हैं, बालक को शिक्षा का अधिकार है, समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसी प्रकार से वो अपने एक बालक की एज में या अपने कह सकते हैं कि वो मजदूरी न करने का जो अधिकार है उसको, कि उसको कहीं भी जोखिम वाले काम में नहीं लगाया जा सकता। तो जो भी बाल अधिकार है उनका जो ज्ञान है वो बालक को होना चाहिए। इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर जहाँ कुछ प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए, जैसे वो शिक्षा प्राप्त करे तो उस प्रकार के बाल अधिकारों के बारे में वो जान सके और अपने बाल अधिकारों की रक्षा कर सके। इस प्रकार से बाल अधिकारों के लिए जो संस्थाएं बनी हुई हैं, इनके लिए संस्थाओं के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बाल अधिकारों का प्रचार प्रसार किया जाए जिससे कि वो बालक इसके प्रति जागरूक हो सके और अपने विकास के बारे में, अपने जो शिक्षा के बारे में जान सके, अपने अधिकारों के बारे में जान सके, ताकि वो जीवन समाज में रह करके सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय भवन का स्वरूप। विद्यालय भवन का स्वरूप। देखो, अक्षम व्यक्ति है, अक्षम बालक है, तो वो समग्र शिक्षा के रूप में जब शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसकी अक्षमताएं हैं वो उसको कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाएगी। उसी अक्षमता के अकॉर्डिंग ही, उसके अनुसार ही विद्यालय भवन का निर्माण किया जाए। विद्यालय में भवन विकलांग के अनुरूप होना चाहिए। जैसे कि कोई विकलांग व्यक्ति है तो विकलांग व्यक्ति के लिए ई रिक्शा है, ई रिक्शा की व्यवस्था हो जाए और वो जो रिक्शा है वो विद्यालय के जो क्लासरूम है, कक्षा रूम है, वहाँ तक पहुँच सके, इस प्रकार की सुविधा हो। इसके लिए आप कक्ष के अंदर जाने के लिए रैंप वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं। कोई बैसाखी से चलने लायक है तो उसको बैसाखी वगैरह जो भौतिक संसाधन है वो उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। तो विद्यालय का जो स्वरूप है, जहाँ ढांचा है, वो भी उस विद्यालय बच्चे की आवश्यकता के अकॉर्डिंग बनाया जाए ताकि वो एक समग्र शिक्षा ग्रहण कर सके, सामान्य बालकों के साथ निर्भय रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके, बिना भय से शिक्षा ग्रहण कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी सहायता। तकनीकी सहायता। तकनीकी सहायता का मतलब है कि आज जो तकनीक है, नई नई तकनीक आती है, उनका भी सहारा लेना चाहिए। आज कोई गरीब बालक है, उसके लिए अपने अधिगम संसाधन आर्थिक सहायता देते हुए या उसको कंप्यूटर खरीदने के लिए इस प्रकार की आर्थिक सहायता दे सकते हैं। इन तकनीकों के माध्यम से, इस जो तकनीकी साधन है उनके माध्यम से हम शिक्षा भी प्रदान कर सकते हैं। तो विकलांग बालकों के लिए तकनीकी सहायता को उपलब्ध कराने का सुझाव यूनेस्को ने दिया था। कुछ विद्यालय में छात्रों के पास आने जाने के साधन नहीं है, उसके रिक्शे प्रदान करने चाहिए। साथ ही बैसाखी, सुनने की मशीन, चश्मा, फर्नीचर आदि का स्वरूप के अनुरूप होना चाहिए। इसके साथ जो विकलांग बालक गरीब हैं उनके लिए आर्थिक सहायता से कंप्यूटर या अन्य अधिगम सामग्री है उसको उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
आगे है विद्यालय गतिविधियों में सहायता। विद्यालय गतिविधियों में सहायता। तो विद्यालय के अंदर जो भी सहगामी गतिविधियां होती हैं उनके अंदर इन बालकों की सहायता करनी चाहिए और इन बालकों की सहायता लेनी भी चाहिए। लेने का अर्थ है कि उसके अंदर वो इस प्रकार की गतिविधियां करेंगे, उनके अंदर उनको समावेश होने का या उनको सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए, ताकि वो इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से अपने आप को आत्मगौरवित और आत्म मनोबल उसका बढ़े और इस प्रकार से वो विद्यालय गतिविधियों में भाग लेकर के अपने आप को एक आत्मगौरवित महसूस करें कि मेरे में भी विद्यालय की जो सहायता करने का जो है क्षमता है वो इसके अंदर है। इस प्रकार से विकलांग बालकों की सहभागिता अवश्य निश्चित करनी चाहिए, क्योंकि इस सहभागिता में आत्मगौरव और आत्मविश्वास विकसित होगा। और जब विकलांग बालक इस प्रकार की गतिविधियों को सामान्य बालकों के साथ भाग लेकर करेगा तो उसको अपनी विकलांगता का अनुभव नहीं होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि उनको अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को अपंग न समझे, विकलांग न समझे। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। यदि यहाँ लिखे अपने तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो इस प्रकार के विकलांग बालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं बनी हुई है वो सहयोग कर रही हैं और उनको करना चाहिए, और उनके लिए प्रत्येक राष्ट्र दूसरे की सहयोग करें, जिससे कि विकलांग बालकों को संरक्षण एवं विकास संबंधी योजना है, विचार है, तकनीक है, उसका आदान प्रदान हो सके। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश को दूसरे देश का सहयोग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर जो संस्थाएं बनी हुई है वो भी इसके लिए कार्य कर रही हैं, कार्य करते हुए नियम बना रही है, नियमों को उनको लागू करना चाहिए, ताकि पूरे देश के अंदर जो विकलांगता की स्थिति है वो दूर हो सके, वो भी समाज शिक्षा के रूप में शिक्षा ग्रहण करके अपने आप का जीवन निर्वाह के लिए तैयार हो सके। लास्ट पॉइंट है अक्षम बालकों का अभिलेख। अक्षम बालकों का अभिलेख। जैसा कि समन्वय शिक्षा के अंदर पढ़ा था कि अक्षम बालकों का अभिलेख तैयार किए जाते हैं। अभिलेख तैयार करने का अर्थ है कि उसके अंदर अक्षमता का प्रकार सबूत के बारे में पता चल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग सरकार उस अभिलेख के माध्यम से जो सरकारी योजना है वो लागू करती है, सरकारी कार्य प्रणाली उसको लागू करती है कि हमारे देश के अंदर कितनी की विकलांगता है, किस प्रकार की विकलांगता अधिक है। इसी प्रकार की बात इसके अंदर है कि जो यूनेस्को ने कही थी कि प्रत्येक बालक जो है अक्षम है, उसकी अक्षमता के आधार पर अभिलेख तैयार करने चाहिए। इसी अभिलेख क्षमता के आधार पर शिक्षा, व्यवसाय, पारिवारिक स्थिति, भविष्य संबंधी योजनाओं का वर्णन होना चाहिए। तो प्रत्येक राष्ट्र अपने यहाँ विकलांग बालकों के लिए योजना तैयार करे, उसकी सहायता करे और योजना का मूल्यांकन करने में योजना के माध्यम से जो इन बच्चों का मूल्यांकन करना है कि किस प्रकार की विकलांगता अधिक है, कौन सी विकलांगता के कारण किस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, किस प्रकार के हमें योजनाएं लागू करनी चाहिए, इसके बारे में सरकार को सुझाव मिलते हैं मूल्यांकन के माध्यम से। इस प्रकार से हमने कल अपने 10 सुझाव कल देखे थे और 10 अपने आज देखे हैं 11 से लेकर के 20 तक। तो इसमें यदि यूनेस्को ने यदि अपने कहें तो यूनेस्को ने यही कहा था कि समावेश शिक्षा के रूप में हमें बालकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए, अक्षम व्यक्ति या बालकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उनको शिक्षा दी जाए। इसी प्रकार से आज अपने यूनेस्को के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं अक्षम व्यक्तियों का, उसके बारे में अध्ययन किया है। तो कल हम नए वीडियो के साथ दोबारा आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।